हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा अनुकूलन। अनुकूलन मतलब अडेप्टेशन। हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत आपके जंतु पाए जाते हैं उनके अंतर्गत अनुकूलन होते हैं। वहां की परिस्थितियों के अनुसार कैसे जंतु होते हैं अपने आप में कुछ ऐसे परिवर्तन उत्पन्न करते हैं और वो परिवर्तन उनको जिंदा रहने के लिए किस प्रकार से उनके योगदान देते हैं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ साथ में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मुख्य रूप से जो हमारे जंतु होते हैं अलग अलग प्रकार के, जो अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं, उनके अंतर्गत पाए जाने वाले अनुकूलनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात हम ये करने वाले हैं कि ये अनुकूलन होते हैं, ये क्या होते हैं, अनुकूलन कहते किस चीज को हैं, अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है। देखो, अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जंतु हो, चाहे से कोई भी पेड़ पौधे हो, ये सब एक जैसी परिस्थितियों में नहीं रहते हैं। जैसे कि हम बात करें कि मरुस्थल की परिस्थितियां अलग हैं, वहां पर पानी की कमी है, वहां पर तापमान अधिक है, तो वहां की परिस्थिति अलग है। हम बोले कि जल की परिस्थितियां अलग हैं, हम बोले पर्वतों की परिस्थितियां अलग हैं, हम बात करें ध्रुवीय क्षेत्रों की परिस्थितियां अलग हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, वो पाई जाती हैं। और जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं उन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत जंतुओं को या पादपों को अपना जीवन यापन करना होता है। तो ये सभी जंतु और जो पादप होते हैं अपने आप में, अपनी संरचना में, अपनी क्रियाओं में, अपने व्यवहार में ऐसे कुछ परिवर्तन उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, जिससे कि वो वहां पर जिंदा रह सके, जनन कर सके और अपनी संख्या को क्या कर सके, बढ़ा सके। तो यही अनुकूलन होता है। यही अनुकूलन होता है। तो देखो यहां पर यह लिख रखा है कि अनुकूलन का मतलब क्या है। अनुकूलन एक वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव होता है अपने पर्यावरण के अनुसार, जिस भी पर्यावरण में वो रहता है, अपने पर्यावरण के अनुसार अपने शरीर के अंतर्गत, अपने व्यवहार के अंतर्गत और अपनी शारीरिक क्रियाओं के अंदर ऐसे बदलाव करता है जिससे कि वह उस वातावरण में आसानी से क्या रह सके, जीवित रह सके और क्या कर सके, प्रजनन कर सके। उन्हीं बदलावों को, उन्हीं परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। कोई बहुत ही बड़ी चीज तो है नहीं, सीधी सी सिंपल सी परिभाषा है कि वातावरण के अनुसार जीवों में जो उनके शरीर में परिवर्तन आते हैं, जो उनकी क्रियाओं में परिवर्तन आते हैं, जो उनके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, वही क्या होते हैं, आपके अनुकूलन, अडेप्टेशन होते हैं। अब अनुकूलन जरूरी क्यों है? वैसे तो कारण यहां पर दे रखा है पहले भी, लेकिन अनुकूलन जरूरी क्यों है, क्यों जीवों को अपने शरीर में अलग अलग प्रकार के बदलाव करने पड़ते हैं? तो देखो, हर स्थान की परिस्थितियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं, हर जगह की परिस्थितियां होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। और अलग अलग परिस्थितियां हैं तो वहां पर समान प्रकार के जंतु कैसे रह सकते हैं भाई? जैसे कि अगर हम बात करें रेगिस्तान की, मरुस्थल की, तो वहां पर पानी कम है, तापमान अधिक है। यदि हम बात करें ध्रुवीय क्षेत्रों की तो वहां पर अत्यधिक ठंड होती है, माइनस में भी चला जाता है टेम्परेचर। वन होते हैं जहां पर घनी वनस्पति पाई जाती है, प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। तो अलग अलग जगहों की, अलग अलग स्थानों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। इन परिस्थितियों में जीवों को जीवित रहने के लिए विशेष अनुकूलन की क्या पड़ती है, आवश्यकता होती है। और इसी कारण से जंतुओं में क्या पाया जाता है, अनुकूलन पाया जाता है।
अनुकूलन जीव के जीवित रहने और उसके प्रजनन करने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। यह चीज आपको याद रखनी है, बाकी चीजें आपकी याद रह जाती है। और यह धीरे धीरे विकास के दौरान होता है। अब ये जो जीवों के शरीर में जो ये बदलाव आते हैं, उनकी क्रियाओं में जो ये बदलाव आते हैं, उनके व्यवहार में जो ये बदलाव आते हैं, वो अचानक से नहीं होते कि एक दिन में हो गए। जैसे जैसे जीवों का जैव विकास होता जाता है, वैसे वैसे धीरे धीरे इनमें ये परिवर्तन होते हैं, ये इकट्ठे होते रहते हैं और उसी से ये अनुकूलन होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से जीवों के शरीर में अनुकूलन पाए जाते हैं। तो अनुकूलन एकदम सिंपल सी चीज हो गई है, सिंपल सी एक डेफिनेशन हो गई है, और ये क्यों जरूरी है वो हमें पता चल गया। अब देखो अनुकूलन के प्रकार से क्या मतलब है कि अनुकूलन कैसे कैसे होता है। देखो अनुकूलन जो होता है वो किसी भी जीव की संरचना में भी हो सकता है, मतलब उसके शरीर में कुछ बदलाव आ जाए, उसकी क्रियाओं में भी बदलाव होते हैं, काम करने के तरीके बदल जाएं, उसके व्यवहार में भी बदलाव होते हैं। तो अलग अलग तरीके से अनुकूलन उत्पन्न होते हैं। जैसे देखो पारिस्थितिकी जो अनुकूलन होते हैं, इसके प्रकार देखें तो कुछ अनुकूलन होते हैं ये संरचना में होते हैं, संरचनात्मक अनुकूलन। कैसे अनुकूलन है? संरचनात्मक अनुकूलन, जो जीवों की संरचना के अंतर्गत, भाई उनके शरीर के ऊपर कोई अलग विशेष संरचना है, लंबे बाल उपस्थित हो मान लो, या अन्य कोई संरचना हो, शरीर के जो भी बनावट है उसमें कोई अंतर हो, तो वो आपके संरचनात्मक अनुकूलन कहलाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन उन्हें कहते हैं। अब देखो जैसे यह जीव के शरीर की बनावट में, ध्यान से सुन लेना, किसमें अनुकूलन होते हैं? बनावट में होने वाले क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं, उनकी बनावट में परिवर्तन होते हैं। जैसे शरीर के अंगों के आकार में कोई बदलाव हो, उनके रंग के अंतर्गत कोई बदलाव हो, उनकी बनावट में कोई बदलाव हो, तो वो आपकी शारीरिक अनुकूलन कहलाएंगे। सॉरी, शारीरिक नहीं, संरचनात्मक। वातावरण के अनुसार बाहरी संरचना में भी बदलाव हो सकते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे पादप होता है कैक्टस। कैक्टस के पादप का नाम तो आपने सुना ही होगा, आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं? कांटे होते हैं। जब हम पादपों के अनुकूलन पढ़ेंगे तो इसके डायग्राम जरूर दिखाएंगे, लेकिन अभी केवल उदाहरण के लिए दे रखा है कि जो कैक्टस होते हैं, इसकी पत्तियां होती हैं वो क्या बन जाती हैं? कांटे। क्यों भाई? अगर पत्तियां ज्यादा होंगी तो पत्तियों से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन, और वाष्पोत्सर्जन के कारण जल होता है वो उड़कर वायुमंडल में चला जाता है वाष्प बनकर। तो कैक्टस ने क्या किया? अपनी पत्तियों को किस में बदल दिया? कांटों में। अब कांटों में आपका वाष्पोत्सर्जन होता है वो बिल्कुल कम हो गया या ना के बराबर हो गया। इसके कारण जल की हानि कम से कम हो रही है। और क्यों भाई? क्योंकि वो रेगिस्तान में उगते हैं, मरुस्थल में उगते हैं, और वहां पर जल इतना उपलब्ध नहीं होता है। तो जैसे जल संरक्षण के लिए ऊंट में कुबड़ होता है, कुबड़ में क्या जम जाती है? वसा, जिससे कि उसको बहुत ही ज्यादा दिनों तक यदि खाना पानी नहीं मिले तब भी वो अपना क्या चला सकता है? काम चला सकता है, ऊर्जा उससे वसा से प्राप्त हो जाती है। जैसे कि ध्रुवीय भालू होता है, इसके ऊपर मोटी फर का मतलब बाल होते हैं, मोटी परत पाई जाती है। और इसके अलावा इसके शरीर में त्वचा के नीचे चर्बी की एक मोटी परत पाई जाती है, जो इसे ठंड से बचाती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। यह हम आगे देखने वाले। तो इस प्रकार से आपके क्या होते हैं? संरचनात्मक अनुकूलन होते हैं, अर्थात उसकी बनावट में, शरीर की कोई संरचना में होने वाले क्या होते हैं? अनुकूलन होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे संरचनात्मक अनुकूलन। संरचनात्मक के बाद में जो दूसरे अनुकूलन होते हैं वो होते हैं उनकी क्रियाओं में या शारीरिक क्रियाओं में। तो कहने का मतलब यह हो गया कि शारीरिक अनुकूलन, शरीर की क्रियाओं के अंतर्गत होने वाला अनुकूलन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन उसे कहा जाता है। यह जीव के शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं में क्या होते हैं? बदलाव होते हैं। उसके शरीर ने कुछ ऐसी क्रियाएं आपकी विकसित की हैं जिसके कारण कि वो उस वातावरण में अपने आप को क्या रख सके? जिंदा रख सके। और ऐसा बहुत सारे जीवों में होता है।
आप मनुष्य के अंतर्गत ही देख लो। जैसे हम राजस्थान के लोग हैं, हमारे यहां पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, हमारे यहां पर तापमान 55 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाता है। तो हम गर्मी भी सहन कर सकते हैं, हम सर्दी भी सहन करते हैं। लेकिन यही बात यदि हम पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बात करें तो वो गर्मी उतनी सहन नहीं कर सकते। वो सर्दी जरूर सहन कर सकते हैं लेकिन गर्मी सहन नहीं कर सकते। यदि यही बात हम दूसरे क्षेत्र के लोगों के लिए करें तो उनमें भी गर्मी सहन करने की क्षमता आपकी कम पाई जाती है। तो जो जैसे वातावरण में रहता है वैसे अपने आप के अंतर्गत बदलाव करे लेता है। सभी जीवों के लिए यह लागू होता है, चाहे से मनुष्य के लिए बात करें, चाहे से अन्य किसी जंतु के लिए बात करें, चाहे से अन्य किसी हम पादप के लिए बात करें। तो क्रियाओं में परिवर्तन होता है। मेटाबॉलिज्म अर्थात उसकी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उनमें भी परिवर्तन होने लगे जाता है। वो धीमी या तेज चलने लगे जाती हैं जिससे कि शरीर को आवश्यकता हो वैसे बदलाव हो जाते हैं। शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं में भी क्या उत्पन्न होते हैं? अनुकूलन उत्पन्न होते हैं। जैसे कि ऊंट लंबे समय तक बिना पानी के क्या रह सकता है? जिंदा रह सकता है। उसके आंतरिक क्रियाओं में प्रक्रियाओं में क्या हो गया है? बदलाव हो गया है, जिसके कारण से उसको पानी की लंबे समय तक आवश्यकता नहीं पड़ती और एक बार जब वो पानी पीता है तो 100 से 150 लीटर पानी पी सकता है। कुछ जीवों का पसीना कम निकलता है, उन्होंने अपने अंतर्गत ऐसे बदलाव कर लिए कि पसीना कम से कम निकले जिससे पानी की हानि कम से कम हो। ठंडे क्षेत्र के जीवों के अंतर्गत ताप नियंत्रण के लिए उनके जो त्वचा होती है उसके नीचे चर्बी की परत होती है और जिससे कि ताप बाहर कम से कम निकले। इसके अलावा कुछ बदलाव व्यवहार में भी करते हैं। जीव होते हैं कुछ बदलाव अपने व्यवहार में भी करते हैं। जैसे कि अगर जहां पर बहुत तेज धूप निकलती है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वहां के जीव दिन के बजाय रात्रि में बाहर निकलते हैं जिससे कि गर्मी से बचा जा सके। कुछ जीव होते हैं जो अधिक ठंड होती है वहां क्षेत्रों में वो क्या करते हैं, उनमें शीत निष्क्रियता पाई जाती है, ठंड के मौसम में बाहर ही नहीं निकलते। जैसे कि मेंढक को आपने देखा होगा, ठंड के मौसम में आपको नहीं दिखते, गर्मी के मौसम में भी नहीं दिखते, बारिश में अधिक दिखते हैं। तो क्या होते हैं? व्यवहारिक अनुकूलन, बिहेवियरल एडेप्टेशन भी पाए जाते हैं। यह जीवों के व्यवहार में बदलाव होते हैं, पर्यावरण के अनुसार आदतों में परिवर्तन होते हैं, जीवन शैली में क्या होते हैं? बदलाव होते हैं। जैसे पक्षी होते हैं वो प्रवास पे चले जाते हैं। आपने सुना होगा कि जो भरतपुर में घना पक्षी विहार है वहां पर साइबेरियन सारस आते हैं, बहुत ज्यादा दूर से आते हैं, सर्दियों के मौसम में आते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो जहां से ध्रुवीय क्षेत्रों से वो आते हैं साइबेरिया से, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो उससे बचने के लिए वो यहां पर आ जाते हैं और यहां पर उनकी तुलना में कम ठंडे होती हैं, तो प्रवास पर चले जाते हैं पक्षी। शीत निद्रा भी आपको बताई, कुछ जीव होते हैं वो शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं, सर्दी के मौसम में बाहर ही नहीं निकलते। कुछ जीव रात्रिचर होते हैं, रात के समय में बाहर निकलते हैं। तो ये इनके किस में परिवर्तन हो गए हैं? व्यवहार में होने वाले परिवर्तन हो गए। तो इस प्रकार से हमने बात की सबसे पहले कि अनुकूलन क्या होते हैं, अनुकूलन क्यों जरूरी है, ये हमने बात की। इसके बाद में हमने ये बात की कि अनुकूलन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे अनुकूलन अलग अलग प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं, ये सब कुछ बात हमने की। अब हम अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत, जैसे रेगिस्तान के अंतर्गत, जैसे जल के अंतर्गत, जैसे कि वायु के अंतर्गत, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत, जो अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार के जंतु होते हैं वो पाए जाते हैं, उनमें क्या क्या विशेष रूप से अनुकूलन पाए जाते हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख जंतुओं के बारे में भी हम पढ़ने वाले। तो बहुत ज्यादा लोड लेने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि सारी चीजें लगभग लगभग आपको पता होती हैं। कोई विशेष बात हो जो उस क्षेत्र से संबंधित हो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो हम पहले बात कर रहे हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंतर्गत। कौन से क्षेत्रों में? रेगिस्तानी क्षेत्र के जो जानवर होते हैं उनके अंतर्गत अनुकूलन। ध्यान से सुनने की बात यह है कि सबसे पहले आज के जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इसमें हम जंतुओं के अनुकूलन पढ़ने वाले हैं।
पादपों के अनुकूलन हम अलग से एक क्लास लेकर आएंगे, उसके अंतर्गत हम केवल पादपों के अनुकूलन पढ़ेंगे। तो ये रेगिस्तानी जंतुओं के अनुकूलन है। देखो, अब जो रेगिस्तान अर्थात मरुस्थल में जो होते हैं वहां पर देखो परिस्थिति कैसी है, गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी की कमी है, रेत से भरा हुआ क्या है वातावरण होता है, और इन कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए जंतुओं को विशेष प्रकार के संरचनात्मक, शारीरिक और व्यवहारिक अनुकूलन पाए जाते हैं। भाई ऐसी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के अनुसार जंतुओं ने अपने आप में क्या किए हैं, अनुकूलन उत्पन्न किए हैं। अब कौन कौन से अनुकूलन हैं, ज्यादातर को तो आप जानते हो, बाकी कोई चीज नहीं जानते हो तो आप देख लेना। देखो भाई, सबसे पहला अनुकूलन की यहां पर जो जीव होते हैं इनके शरीर का रंग कैसा होता है, हल्का। शरीर का रंग कैसा होता है, हल्का, काला या गहरे भूरे रंग का नहीं होता है, हल्के रंग का होता है। क्या कारण है भाई, क्योंकि जितना अधिक गहरा रंग होता है वो प्रकाश को, उस गर्मी को ज्यादा अवशोषित करता है, और इसी कारण बोला जाता है कि गर्मी के मौसम में आपको सफेद कपड़े पहनने चाहिए या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, काले या अधिक गहरे रंग के कपड़ों से बचना चाहिए, क्योंकि काले या अधिक गहरे रंग के कपड़े सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते हैं और जिसके कारण से और अधिक गर्मी लग सकती है। तो जंतुओं ने अपने आप में क्या अनुकूलन किया कि इनके शरीर का रंग कैसा हो जाता है, हल्का, जिससे गर्मी कम लगे, सूर्य की गर्मी को कम अवशोषित हो, पहला अनुकूलन। दूसरा, इनकी टांगे होती हैं अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती हैं दूसरे जंतुओं की तुलना में, जैसे ऊंट की टांगे आप देख सकते हो। क्यों भाई, क्योंकि नीचे जो रेत होती है वो बहुत गर्म होती है, अगर वो एकदम रेत के ऊपर ही रहेंगे तो क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, और लंबी टांगे रहेंगी तो गर्मी लगने के जो रेत वाली गर्मी है उसके चांस कम हो जाएंगे। तो लंबी टांगे होती हैं, शरीर को गर्म रेत से दूर रखती हैं। पैर होते हैं इनके चौड़े होते हैं, जिससे कि वो उस रेत के अंतर्गत, मरुस्थल के अंतर्गत धसे नहीं। ऊंट के देख सकते हो, चौड़े और गद्दीदार पैर होते हैं जो रेत में धसने से क्या करते हैं, उनको बचाते हैं। फिर त्वचा होती है मोटी, जिससे पानी से क्या की जा सके, सुरक्षा की जा सके, सॉरी पानी की कमी की क्या की जा सके, सुरक्षा की जा सके, क्योंकि मोटी त्वचा होगी तो पानी कम से कम बाहर की तरफ उत्सर्जित होगा। पसीना बहुत कम निकलता है, इससे भी पानी की हानि रुकती है। मूत्र होता है वो बहुत सघन होता है, जो रेगिस्तान के अंतर्गत जो भी जंतु पाए जाते हैं उनके पास पानी की बिल्कुल कमी है, वो पानी को जहां जहां से बचाना चाहते हैं वहां वहां से बचाने की कोशिश करते हैं। पसीना नहीं निकालते हैं, सघन गर्मी होती है, सॉरी आपकी बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो मूत्र होता है वो अत्यधिक सघन होता है। कई जंतु तो छोटी छोटी गोलियों के रूप में निकालते हैं, जिसे हम यूरिक एसिड बोलते हैं, यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकलता है उनका उत्सर्जित पदार्थ। तो अत्यधिक सघन मूत्र होता है, और तापमान अधिक सहन करने की उनके अंतर्गत क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। अधिक तापमान को सहन करने की क्या होती है, क्षमता होती है। बाकी और क्या अनुकूलन होता है भाई, तो वो अनुकूलन देखिए रात्रिचर। यहां के जो जंतु होते हैं वो दिन के बजाय रात में निकलना बाहर अधिक पसंद करते हैं। क्यों भाई, अभी आपको बताया दिन में सूर्य की अत्यधिक गर्मी है, रेत वो बहुत ज्यादा गर्म है, तो उसके कारण से क्या होता है कि वो रात में बाहर निकलना पसंद करते हैं, रात में गर्मी कम लगेगी। तो रात्रिचर दिन में गर्मी से बचने के लिए रात में क्या होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं। बिल बनाकर रहते हैं, जो सांप वगैरह रहते हैं, जो आपकी छिपकली होती है आपकी जो रेगिस्तान में पाई जाती है, वो बिल बनाकर रहते हैं, जिससे कि जमीन के अंतर्गत वो क्या रह सके, ठंडे स्थानों के अंतर्गत रह सके। और एक छाया में रहने की उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे कि वो गर्मी से बच सके। वो छाया ढूंढते रहते हैं, जहां पर भी छाया मिलती है वहां पर अधिक पाए जाते हैं, झुंडों में पाए जाते हैं। तो ये हो गए हैं हमारे रेगिस्तानी जीवों में या मरुस्थलीय जंतुओं के अंतर्गत क्या क्या बदलाव होते हैं उसके बारे में हमने बात की है। हमने अलग अलग जगह पर देखा है, अलग अलग प्रकार से देखा है, कुछ इनके संरचनात्मक अनुकूलन भी देखे, उनके व्यवहार में भी अनुकूलन देखे। देखो ये व्यवहार के अनुकूलन है, कुछ उनकी क्रियाओं में अनुकूलन देखे हैं,
तो अलग अलग जंतु होते हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अपने अंदर अनुकूलन उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे इसके प्रमुख उदाहरणों में अगर आप रेगिस्तान की बात करो और वहां पर ऊंट की बात नहीं करो तो कोई ऐसा तो हो नहीं सकता है। ऊंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, देखो ऊंट ने क्या क्या अनुकूलन विकसित किया, कुबड़ में इनके वसा पाई जाती है, जिससे कि अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक भी इनको खाना पानी नहीं मिले तो भी ये अपना काम चला सके। कुबड़ में पानी स्टोर नहीं होता है भाई, जो इनका कुबड़ होता है उनमें पानी स्टोर नहीं होता है, वसा स्टोर होती है। पानी तो ये एक साथ पी सकते हैं, कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं और एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पी सकते हैं। नथुने, नथुने का मतलब होता है नाक के छिद्र। इनकी आंखों की जो पलकें होती हैं, जो भौहें होती हैं, और इसके साथ साथ में इनकी जो नाक के जो छिद्र होते हैं, इन पर विशेष तरीके की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिससे कि धूल होती है वो कम से कम अंदर जाए। तो नथुने बंद कर सकते हैं, नाक के छिद्र बंद कर सकते हैं, जिससे रेत से क्या हो सके, बचाव हो सके। नहीं तो इतनी धूल भरी आंधियां चलती हैं, इतनी लू चलती हैं कि आंखों में मिट्टी जा सकती है, नाकों में मिट्टी जा सकती है। तो इससे बचने के लिए इनमें विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा इसकी टांगे होती हैं, लंबी होती हैं, और पैर होते हैं वो चौड़े होते हैं। सब कुछ आपको यहां पर दिख रहा है, चौड़े पैर होते हैं, लंबी टांगे होती हैं, और सब जानते हैं ये क्या है, ऊंट है भाई, जो रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान का जहाज भी इसे कहते हैं, रेगिस्तान की परिस्थितियों में आसानी से रह सकता है। इसके बाद में रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुछ और महत्वपूर्ण जंतुओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर एक आप डायग्राम देखोगे तो यह है मरुस्थलीय लोमड़ी क्षेत्र, आपको दिख ही रहा है, मरुस्थल के जैसा है, मिट्टी चारों तरफ फैली हुई है। तो मरुस्थलीय लोमड़ी है, डेजर्ट फॉक्स। कान होते हैं वो बड़े होते हैं, यहां पर दिख रहे हैं, देखो कान बड़े, शरीर की गर्मी को बाहर निकालते हैं। देखो जितने कान छोटे होंगे वो गर्मी को बचाएंगे। तो हम ध्रुवीय क्षेत्रों में देखेंगे कि कान छोटे होते हैं, कान लंबे होते हैं तो गर्मी को बाहर निकालते हैं। रंग होता है हल्का होता है, जिससे गर्मी को कम अवशोषित करे, और रात में अधिक सक्रिय होती हैं, रात में बाहर निकलती हैं। और ये इसको देख भी सकते हैं आप, ये हमारे किस चीज का डायग्राम है, ये आपके रेगिस्तानी लोमड़ी का डायग्राम है। फिर है सांप, रेत में छिपने के लिए इनका रंग होता है। देखो ये एक विशेष प्रकार का सांप है, पीवड़ा। रेगिस्तान में पीवड़ा नाम का सांप भी पाया जाता है। इसका रंग देखो भूरे रंग का, जिससे कि मिट्टी में ये आसानी से क्या हो सकता है, छुपे सकता है। तो रेत में छिपने के लिए इनका रंग होता है, विशेष तरीके का होता है, कम पानी में जीवित रह सकते और बिल में रहते हैं। तो ये रेगिस्तान में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के क्या हैं, सांप हैं। इसके अलावा छिपकली या रेगिस्तानी छिपकली, जो आप यहां पर देख रहे हैं, रेगिस्तानी छिपकली, इनकी त्वचा होती है, मोटी होती है, तेज गति से ये चल सकती है, और रेत के रंग के जैसा ही इनका क्या होता है, शरीर होता है। तो इस प्रकार से मरुस्थल में जो जो भी जंतु पाए जाते हैं उनमें क्या क्या अनुकूलन होते हैं उसके बारे में हमने बात ही की है। तो सबसे पहले हम मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतुओं के ऊपर हमने चर्चा की है। हमने देखा है कि इन्होंने कौन कौन से अनुकूलन हैं अपने आप में क्या किए हैं, उत्पन्न किए हैं। जब हमने मरुस्थलीय जंतुओं के बारे में देख लिया है तो अब हम नए जंतुओं के बारे में देख रहे हैं, अलग प्रकार के जंतुओं के बारे में, जिन्हें हम बोलते हैं जलीय जंतु। और जैसे मरुस्थलीय जंतुओं ने अपने अंदर बदलाव किए हैं, वैसे ही जलीय जंतुओं ने भी अपने अंदर कुछ ना कुछ अनुकूलन उत्पन्न किए हैं, जिसके वजह से वो जल के अंतर्गत आसानी से क्या कर सके, रह सके, अपने आप को जिंदा रह सके और प्रजनन कर सके, जिससे कि उनकी पीढ़ी है वो आगे चलती रहे। तो देखो भाई, जलीय जंतुओं में अनुकूलन, जलचर अर्थात जल में रहने वाले वे जीव होते हैं जो पानी में, अब वो पानी चाहे से नदी का हो, चाहे से झील का हो, चाहे से वो समुद्र का हो, में रहते हैं। और पानी में जीवन के लिए उनमें विशेष प्रकार के संरचनात्मक बदलाव भी किए हैं, शारीरिक बदलाव भी किए हैं और व्यवहारिक अनुकूलन भी किए हैं। जल का वातावरण होता है, वहां पर देखो क्या क्या समस्याएं उनको देखने मिलती हैं या क्या क्या परिस्थितियां होती हैं। पानी के अंतर्गत ऑक्सीजन होती है, वो घुली हुई होती है। ऑक्सीजन
आपको मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन पाई जाती है। दूसरी बात, शरीर पर पानी का दबाव रहता है। जो जंतु पानी के अंतर्गत रहते हैं, पानी का दबाव रहता है, दाब रहता है। जितनी गहराई में रहेंगे उतना ही ज्यादा दाब रहेगा, तो उस दाब को सहन करने की क्षमता उत्पन्न करनी पड़ेगी। पानी में तैरने के लिए और संतुलन बनाए रखने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार से तापमान होता है अपेक्षाकृत स्थिर होता है, बहुत ज्यादा तापमान में बदलाव नहीं होता है। तो ये सारी परिस्थितियां होती हैं, ये हमारे जलीय वातावरण के अंतर्गत पाई जाती हैं। और यहां पर जो भी जंतु होंगे उनको अपने अंदर ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे जिसके कारण से वो इस जलीय वातावरण में अपने आप को क्या रख सके, जिंदा रख सके। तो ये सारी बातें हम एक एक चीज को देखते जा रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को ये सारी चीजें आसानी से समझ में भी आ रही होंगी, कोई इनमें समस्या नहीं होगी। और कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपको जवाब दिया जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि जलीय जंतुओं ने अपने अंदर कौन कौन से अनुकूलन हैं वो पैदा किए हैं, कौन कौन से अनुकूलन उत्पन्न किए हैं। देखो भाई, ज्यादातर तो आप जानते ही हैं, बताओ आप जानते हैं नहीं है क्या, कि जो जल के अंतर्गत जंतु रहते हैं उनका शरीर होता है, उसका आकार होता है वो ऐसा होता है कि धारा रेखीय शरीर होता है, नौकाकार शरीर होता है, जिससे कि वो जल के अंतर्गत आसानी से क्या कर सके, तैर सके। तो शरीर होता है धारा के अनुकूल शरीर होता है पानी में आसानी से तैरने के लिए। शरीर पर क्या पाए जाते हैं, पंख अर्थात फिन्स पाए जाते हैं, जिससे कि वो पानी में क्या बना सके, संतुलन बना सके। तो दिशा बदलने के लिए, पानी के अंतर्गत अपनी दिशा को बदलने के लिए और संतुलन बनाए रखने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। अब पानी में ऑक्सीजन होती है, वो घुलित अवस्था में है, तो उस ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए, श्वसन करने के लिए इनमें फेफड़ों के स्थान पर क्या पाए जाते हैं, गलफड़े अर्थात गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई, गलफड़े पाए जाते हैं फेफड़ों के स्थान पर। तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को से क्या कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग करने की विशेष क्षमता इनमें पाई जाती है। इसके अलावा त्वचा होती है, वो चिकनी त्वचा होती है, जिससे कि पानी के घर्षण को कम किया जा सके। पानी के घर्षण को कम करने के लिए इनकी त्वचा कैसी होती है, चिकनी, क्योंकि जितनी चिकनी सतह होती है उतना ही घर्षण कम होता है। और इसी कारण हम जहां पर भी घर्षण होता है वहां पर हम ऑयल वगैरह या ग्रीस वगैरह का उपयोग करते हैं कि घर्षण को कम किया जा सके। तो चिकनी त्वचा होती है। शरीर में लवण संतुलन के लिए, आपके साल्ट बैलेंस के लिए विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, अंग पाए जाते हैं। क्योंकि समुद्री जीवों में विशेष रूप से, क्योंकि पानी होता है वो लवणीय जल है, इतना ज्यादा लवण उनके शरीर के अंदर जाएगा तो उनके शरीर में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ विशेष अंग उत्पन्न किए हैं। तैर कर ये ऊर्जा की क्या करते हैं, बचत करते हैं। झुंड में ये तैरते हैं, इनकी एक विशेषता होती है, झुंड में तैरते हैं। अपने व्यवहार में बदलाव किया कि झुंड में तैरते हैं। इससे क्या होगा, एक तो सुरक्षा होती है, क्योंकि छोटी मछलियां वगैरह होंगी, अगर अकेली अकेली तैरेंगी तो बड़ी मछली उनको जल्दी खा सकती है। और झुंड होता है, उनकी सुरक्षा होती है। तो झुंड में सुरक्षा और ऊर्जा की क्या होती है, बचतें होती है। कैसे भाई, कि एक ही दिशा में चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे आगे वाले चल रहे हैं, समूह चल रहा है, वैसे वैसे ये चलते रहते हैं। ऊपर आकर सांस लेने की भी कुछ में क्षमता पाई जाती है, जैसे डॉल्फिन में और व्हेल में। डॉल्फिन और व्हेल होते हैं, इनमें क्या होती है, ऊपर आकर सांस लेने की क्षमता होती है। कहने का मतलब ये पानी के अंदर सांस नहीं लेते, ये पानी से सतह से ऊपर आती है। जब हम इसके डायग्राम देखेंगे तब भी आप देखोगे वहां पर ये सांस लेती है, इनमें फेफड़े होते हैं। शिकार करने के लिए विशेष तकनीकें इन्होंने क्या की हैं, विकसित की हैं। तो इस प्रकार से जो जल में जंतु रहते हैं उन्होंने भी अपने शरीर में कुछ ऐसे अनुकूलन पैदा किए हैं जिससे कि जलीय परिस्थितियों के अंतर्गत वहां पर जो जो भी परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप में क्या कर सके, जिंदा रह सके, प्रजनन कर सके। उदाहरण देखो भाई, प्रमुख उदाहरण, अब जब हम
जलीय जंतुओं की बात करें तो सबसे पहला दिमाग हमारे दिमाग में यही आता है, मछली का। डायग्राम आप सभी देखते ही हैं, ये इसके पंख होते हैं, शरीर देखो नौकाकार होता है। तो ये सारी परिस्थितियां इनमें पाई जाती। तो धारा के अनुकूल शरीर होता है, धारा रेखीय मतलब एक नौकाकार शरीर होता है। गलफड़े पाए जाते हैं जिससे कि इनको जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग कर सके। पंख पाए जाते हैं जिससे कि वो दिशा भी बदलते हैं और अपने आप का संतुलन भी बनाए रखते हैं। दूसरी एक उदाहरण आपको याद रखना है डॉल्फिन का। इनमें श्वसन होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है, इस कारण पानी में श्वसन नहीं कर सकते। देखो ये पानी से बाहर आ गई श्वसन के समय में, ऐसे उछलकर बाहर आ जाती, तो ये डॉल्फिन है। और याद रखना डॉल्फिन होता है, ये मछलियों की कैटेगरी में नहीं आती है, स्तनधारी जीवों में शामिल होती हैं डॉल्फिन और व्हेल मछली। तो फेफड़ों की सहायता से इनमें श्वसन होता है, ऊपर आकर ये सांस लेती हैं और तेज तैरने की इनमें क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। किसके अंतर्गत? डॉल्फिन के अंतर्गत। इसके बाद में और कुछ उदाहरण हम देखें जो जल के अंतर्गत पाए जाते हैं, और इनमें यदि हम उदाहरण देखेंगे तो एक उदाहरण हम देखेंगे व्हेल मछली का। यह भी देखो पानी से बाहर आ गई है, पानी से बाहर। क्यों? ये श्वास लेने के लिए, क्योंकि इनमें फेफड़े पाए जाते। तो व्हेल मछली होती है, फेफड़ों से श्वसन लेती हैं और इनके ऊपर मोटी चर्बी की परत होती है जिससे कि ठंड से बच सके। फिर आगे एक उदाहरण है केकड़ा, क्रेब। ये केकड़ा का डायग्राम आप देख ही रहे हैं। कठोर खोल पाया जाता है, इसकी सुरक्षा के लिए बाहर के ऊपर एक कठोर आवरण पाया जाता है, और पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है और पानी के अंतर्गत भी केकड़ा पाया जाता है। सी फूड के रूप में कुछ लोग होते हैं इसको खाते भी हैं। अब वो कहां के लोग खाते हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन खाते हैं। यहां पर भी कुछ लोग खा सकते हैं, और जैसे जापान वगैरह, साउथ कोरिया वगैरह, इन देशों में तो लोग सी फूड के रूप में ज्यादा ही खाते हैं। तो ये हो गए हैं हमारे जलीय जंतुओं के अनुकूलन। तो अभी तक हमने मरुस्थलीय जंतु और जलीय जंतुओं में पाए जाने वाले अनुकूलनों के बारे में देखा है। इसके बाद में अब जो अनुकूलन हम देखने वाले हैं वो वायवीय जंतुओं के बारे में, कहने का मतलब मुख्य रूप से पक्षियों के बारे में देखने वाले हैं। हालांकि इसमें कुछ स्तनधारी होते हैं, वो भी वायु में पाए जाते हैं, इस कारण हमने यहां पर पक्षी नहीं लिखा है, यहां पर वायवीय लिखा है, जो वायु में पाए जाते। देखो वायवीय जंतु होते हैं वे जीव हैं जो हवा में उड़ते हैं या अपना अधिकांश समय उड़ान में बिताते हैं, जैसे पक्षी और चमगादड़। चमगादड़ आपका पक्षी नहीं होता है, अब आप मानने के लिए मान सकते हो, बायोलॉजी की दृष्टि से टेक्निकली चमगादड़ होता है, वो पक्षी नहीं होता है, वो स्तनधारी होता है। उड़ान के लिए उनके शरीर में विशेष प्रकार के संरचनात्मक बदलाव होते हैं, शारीरिक बदलाव होते हैं और व्यवहारिक अनुकूलन उत्पन्न होते हैं। जैसे वायु की चुनौतियां क्या है, वायु में क्या परिस्थितियां हैं? देखो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उनको उड़ना है, आप तो नहीं उड़ सकते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आपको खींचता है, वैसे ही पक्षियों को भी तो खींचता होगा। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत उड़ना है तो उस बल को कम करना पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को कम करना पड़ेगा। हवा का प्रतिरोध, जब वो उड़ते हैं तो हवा का जो घर्षण होता है उससे भी उनका सामना होता है। अधिक ऊर्जा की उनको आवश्यकता है क्योंकि उड़ने के लिए उनको, देखो जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी कर रहा है, घर्षण भी लग रहा है, तो उसको भी कम करना पड़ेगा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अपने यहां संतुलन भी बनाए रखना होता है, दिशा भी नियंत्रण, किस दिशा में उड़ना है और सही तरीके से उड़ना है, संतुलन भी बना के रखना है, दिशा का भी ध्यान रखना है। तो ये सारी की सारी परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो ये वायु के अंतर्गत पाई जाने वाली क्या होती हैं, परिस्थितियां। और इन परिस्थितियों के अनुसार वायु में जो भी जंतु होते हैं, मुख्य रूप से पक्षी होते हैं, उन्होंने अपने शरीर में कुछ ऐसे संरचनात्मक बदलाव किए हैं, कुछ ऐसे व्यवहारिक बदलाव किए हैं, कुछ ऐसे क्रियाओं में बदलाव किए हैं जिससे कि उनको जिंदा रहने में मदद मिले। जैसे भाई हम बात करें धारा के अनुरूप शरीर। अब देखो यहां पर भी उनको वायु के अंतर्गत उड़ना है और वायु के घर्षण को कम करना है। इसके कारण उनके देखो शरीर पर चोंच पाई जाती है जिससे कि सामने की तरफ एक
नुकीला मुंह बनता है और इनका शरीर भी नौकाकार होता है जिससे कि वायु में आसानी से उड़ सके। तो धारा रे के अनुरूप, धारा के अनुरूप शरीर होता है जिससे कि हवा के प्रतिरोध को, घर्षण को कम किया जा सके। क्योंकि ज्यादा सामने की तरफ ज्यादा चौड़ी सतह होगी तो ज्यादा दबाव लगेगा, बिल्कुल पतली चोंच होती है, इसके कारण वो हवा को एक तरीके से चीर पाते हैं और चीर कर आगे बढ़ पाते हैं। इसी संरचना के आधार पर आपके वायुयान होते हैं, प्लेन वगैरह होते हैं, उनका भी मुंह आगे से नुकीला होता है। फिर पंख होते हैं, वो उड़ने के लिए पाए जाते हैं और संतुलन भी बनाते हैं। पंख एक तो उड़ने का कार्य और संतुलन का कार्य करते हैं। इनकी हड्डियां होती हैं वो एकदम खोखली और हल्की होती हैं, क्योंकि जितना कम वजन होगा उतना ही गुरुत्वाकर्षण कम लगेगा। शरीर का वजन कम करता है और जितना वजन कम होगा उतना ही बल कम लगेगा। इनकी छाती होती है, छाती के अंतर्गत मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं जो हवा के दबाव को सहन कर सके। उड़ान के लिए इनको शक्ति प्रदान करती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं। उच्च मेटाबॉलिज्म, इनकी शरीर की जो उपापचयी क्रियाएं होती है वो बहुत तेज होती हैं, जिससे जितनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो पूरी हो सके अधिक ऊर्जा उत्पादन के लिए। फेफड़ों की भी क्षमता अधिक होती है, अधिक ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत है, ऊर्जा के लिए रक्त की भी जरूरत है। इस कारण इनकी हृदय गति होती है बहुत तेज होती है। तो देखो, ऊर्जा के लिए मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाया और हृदय की गति को बढ़ाया। ये शरीर की क्रियाओं में बदलाव किए इन्होंने। इसके अलावा प्रवास, प्रवास अभी आपको बताया था, माइग्रेशन। कुछ पक्षी होते हैं वो जहां पर उनकी परिस्थितियां अनुकूलन होती हैं, जहां पर वो सामान्य रूप से पाए जाते हैं, वहां की परिस्थिति यदि अनुकूल नहीं होती हैं तो वहां से कुछ समय के लिए दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण बताया साइबेरियन सारस, जो साइबेरिया में होते हैं मुख्य रूप से, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये वहां से उड़कर एक लंबी यात्रा करके राजस्थान में आते हैं। विशेष रूप से भरतपुर के केवलादेव जो घना पक्षी विहार है, घना पक्षी विहार है, वहां पर आते हैं। तो ये हमने देख लिया है, प्रवास मौसम के अनुसार स्थान बदलते हैं। घोंसला बनाना, ये तो सभी जानते हैं पक्षियों में, क्यों? एक तो इससे जो अंडे होते हैं उनकी सुरक्षा होती है और बच्चों की सुरक्षा होती है, और उनके एक रहने का क्या होता है, स्थान होता है। इसके अलावा वो समूह में उड़ते हैं। समूह में उड़ना सुरक्षा के लिए भी जरूरी है और ऊर्जा की भी क्या होती है, बचत होती है, क्योंकि इनको भी नेविगेशन की जरूरत है, दिशा की ज्ञान जरूरी है। और साथ उड़ते हैं तो दिशा के लिए इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं होती है। इनका दिशा का ज्ञान बहुत तेज होता है। इनके पास कोई रडार सिस्टम थोड़ी है, इनके तो दिमाग में ही रडार लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये पक्षियों के अंतर्गत पाए जाने वाले क्या होते हैं, अनुकूलन होते हैं। देखो उदाहरण देख लो, सभी जानते हैं वैसे तो। पहला उदाहरण है पक्षी। अब आप बोलोगे कि वायु में तो ज्यादातर पक्षी ही होते हैं जिनमें पंख होते हैं और हल्की हड्डियां पाई जाती हैं। ये देखो पंख, पक्षी का उदाहरण दे ही रखा है, तोता दे रखा है। उड़ान के लिए विशेष रूप से इनकी संरचना होती है वो नौकाकार होती है। बाकी चमगादड़ है, मानने के लिए आप पक्षी मान सकते हो, लेकिन ये क्या होता है, स्तनधारी होता है। तो इसकी त्वचा होती है एकदम, त्वचा से बने हुए पंख होते हैं। बाकी इनमें फर, फेदर होते हैं, मतलब पंख होते हैं वो आपके फरों से बने हुए होते हैं। इसके पंख होते हैं त्वचा से बने हुए होते हैं, वो बहुत चौड़ाई में फैलते हैं और उल्टी लटकी हुई होती है। रात के समय में ज्यादा निकलती हैं। कौन? चमगादड़। तो ये चमगादड़ है भाई, और रात्रि के समय में अधिक सक्रिय होती है। बाकी गरुड़ या बाज, ये भी पक्षी ही है। इसमें देखो पंख होते हैं, एकदम मजबूत होते हैं, जिससे कि बहुत ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। ऊंचाई पर उड़ने की इनमें विशेष क्षमता पाई जाती है। और इनकी आंखें होती है, दृष्टि होती है, बहुत ही तेज होती है। तो ये थे हमारे वायवीय जंतु, और इनके अंतर्गत क्या क्या अनुकूलन हुए हैं वो हमने देख लिए हैं, कैसे कैसे बदलाव हुए हैं वो हमने देख लिए हैं। तो अभी तक हमने मरुस्थलीय जंतुओं के लिए, जलीय जंतुओं के लिए, वायवीय जंतुओं के लिए देखा है। इसके साथ साथ में दो छोटे छोटे और हम देखने वाले हैं। एक पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत क्या अनुकूलन होते हैं, और उसके अलावा ध्रुवीय क्षेत्रों के अंतर्गत जंतुओं में क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय जंतुओं के अनुकूलन। पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, उनमें रहने वाले जंतुओं को
एक तो देखो ऊंचाई के साथ ठंड बढ़ जाती है, तो ठंड के लिए जैसे जैसे ऊंचाई होती है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हवाएं होती हैं वो तेज हो जाती हैं, ढाल पाया जाता है, तो ढाल वाली जमीन होती है, जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और इन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए उनमें विशेष प्रकार के संरचनात्मक, क्रियात्मक और व्यवहारिक अनुकूलन पाए जाते हैं। इसमें देखो पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड अधिक होती है, एक तो ऑक्सीजन की कमी होती है ऊंचाई पर, बर्फ भी गिरती है कई जगह पर, तेज हवाएं चलती हैं ऊंचाई पर अधिक, और ढाल होता है और फिसलन भरी क्या होती है, जमीन होती है। तो ऐसी परिस्थितियां आपकी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो जंतुओं ने इन्हीं परिस्थितियों के अनुसार अपने अंदर क्या किए हैं, बदलाव किए हैं। इन्हीं परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदला है और बदलकर कुछ ऐसे परिवर्तन उत्पन्न किए हैं जिससे कि वो बच सके। अब देखो क्या क्या बदलाव किए हैं, क्या क्या अनुकूलन उत्पन्न किए हैं। सबसे पहली बात, मोटी फर शरीर को ठंड से बचाने के लिए। जो भी जंतु पाए जाते हैं उनके ऊपर मोटे लंबे लंबे बाल होते हैं, मोटी परत पाई जाती है बालों की एक, जिससे कि वो ठंड से बच सके। मजबूत और खुर वाले क्या होते हैं, पैर, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर फिसलन अधिक होती है, ढलान होता है, ढलान पर चलने के लिए। छोटे कान और पूंछ, अभी आपको बताया था जितने लंबे कान होंगे वो गर्मी बाहर निकालेंगे। अब क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड अधिक होती है तो कान होते हैं वो छोटे, पूंछ होती है वो भी छोटी हो जाती है, तो उष्मा को बचाव के लिए। शरीर होता है एकदम मजबूत होता है, ठंड का सहन करने की इनमें क्या होती है, क्षमता पाई जाती है। उच्च मेटाबॉलिज्म, क्योंकि सर्दी के समय में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अपने शरीर को गर्म रखना होता है, इसके लिए उच्च मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय क्रियाएं तेज होती हैं शरीर को गर्मी बनाए रखने के लिए। अधिक लाल रक्त कणिकाएं, अभी आपको बताया, क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की हो जाती है कमी। अब ऑक्सीजन की कमी होगी लेकिन शरीर को तो चाहिए, अब ऑक्सीजन कम पड़ रही है तो आरबीसी बढ़ जाती है, जिससे कि उस ऑक्सीजन की क्या की जा सके, पूर्ति की जा सके। तो कम ऑक्सीजन में भी पर्याप्त ऑक्सीजन के परिवहन के लिए ये आरबीसी होती है, ये आवश्यक होती है। त्वचा के नीचे चर्बी की एक मोटी परत पाई जाती है, जिससे ठंड से क्या हो सके, बचाव हो सके। इसके अलावा शीत निद्रा, यह आपको ध्यान रखना है कि सर्दी के समय में ये थोड़े निष्क्रिय हो जाते हैं, सर्दियों में ऊर्जा की बचत के लिए ये थोड़े निष्क्रिय होते हैं, इनकी उपापचय क्रियाएं थोड़ी धीमी पड़ जाती हैं और बाहर भी कम निकलते हैं। नीचे की ओर प्रवास, जैसे ऊंचे क्षेत्रों के अंतर्गत चोटियों पर ठंड बढ़ जाती है तो ये नीचे की ओर ढलान वाले क्षेत्रों के अंतर्गत, थोड़े नीचे क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाते हैं, अपने स्थान को बदल लेते हैं। अत्यधिक ठंड से बचने के लिए नीचे के क्षेत्रों में आ जाते हैं। इसके अलावा झुंड में पाए जाते हैं, जिससे कि ठंड से क्या हो, सुरक्षा। ये तो आप जानते ही होंगे, अधिक जंतु एक साथ होंगे तो उनके शरीर की गर्मी होती है, उसके कारण से उस ठंड से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। जब आप भी कमरे में 5-7 लोग होते हैं तो ठंड कम ही लगती है, अकेले को तो ज्यादा ही लगती है। तो देखो भाई, ये बाकी इनके उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण है पहाड़ी बकरी, माउंटेन गोट, ये आप देख ही रहे, शरीर पर लंबे लंबे बाल हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत है, खुरों की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो मजबूत खुर होते हैं चट्टानों पर आसानी से चलने के लिए। और आपने कई बार वीडियो वगैरह में देखा भी होगा कि ये बकरियां होती हैं, ये ऊंची ऊंची ढलान वाले क्षेत्रों पर इतनी तेज चलती हैं, अपने आप को ऐसे अनुकूलित किया है कि अपने को लगता है कि अब गिरेगी, लेकिन गिरती नहीं है। संतुलन बनाए रखने की इनमें क्या पाई जाती है, विशेष क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा भालू, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले क्या है, भालू। इनके ऊपर भी मोटी एक बालों की आपकी क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है, चर्बी की मोटी परत होती है। इसके अलावा ठंड के मौसम में कम से कम बाहर निकलता है, शीत निद्रा इनमें पाई जाती है। हिमतेंदुआ ये आप देख ही रहे हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में या आपके जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहां पर बर्फ गिरती है वहां पर ये पाए जाते हैं। मोटी फर, वही बात, बालों की एक मोटी परत होती है, पूंछ होती है वो लंबी होती है। हालांकि आपके उसमें देखें कि ठंड वाले क्षेत्रों में पूंछ छोटी होती है लेकिन इसकी पूंछ लंबी होती है, संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। शरीर होता है वो सफेद या धारीदार रंग का होता है, जिससे कि ये बर्फ में आसानी से क्या कर सके, छुप सके। देखो शरीर में सफेद रंग का प्रभाव है, हालांकि
आपके कुछ धब्बे भी हैं लेकिन प्रभाव है। तो ये हो गए हमारे कौन से, पर्वतीय जंतु। और लास्ट अब हम देखने वाले हैं ध्रुवीय जंतुओं में अनुकूलन। ध्रुवों का मतलब हमारे आर्टिक और अंटार्कटिका वाला क्षेत्र। ध्रुवों पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जहां पर हमेशा बर्फ ही जमी रहती है, खाने की बिल्कुल कमी होती है, वहां पर भी कुछ जंतु पाए जाते हैं। देखो वहां पर जंतु होते हैं, उनकी क्या विशेषता है। ध्रुवीय क्षेत्र जैसे आर्टिक और अंटार्कटिका में रहने वाले जंतुओं में अत्यधिक ठंड, बर्फ, तेज हवाएं, भोजन की कमी का सामना करना पड़ता है। और इन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए उनमें विशेष प्रकार के संरचनात्मक, शारीरिक और व्यवहार में बदलाव पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे देखो ठंड बहुत ज्यादा होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ ही जमी रहती है, सूरज का प्रकाश तो बहुत ही कम पहुंचता है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, चारों ओर बर्फ होती है, तेज ठंडी हवाएं चलती हैं, और इसके अलावा सीमित भोजन, भोजन भी बहुत ही क्या होता है, कम में पाया जाता है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ है, इतना भोजन की आपकी उपलब्धता नहीं। तो वहां पर क्षेत्रों में अपने आप में कैसे बदलाव किए हैं भाई, देखो मोटी फर, वही बात कि शरीर के ऊपर बालों की एक मोटी परत है शरीर को ठंड से बचाने के लिए, चर्बी की मोटी परत, यह भी शरीर की गर्मी को अंदर बनाए रखने के लिए, बाहर निकलने नहीं देती। रंग होता है ज्यादातर का सफेद होता है, जिससे कि वो बर्फ में छिप सके, शिकारियों से बच सके। कान होते हैं वो छोटे, और पूंछ होती है वो भी छोटी, उष्मा के बचाव के लिए, अभी आपको बताया था। शरीर में गर्मी को बनाए रखने की इनमें विशेष क्षमता पाई जाती है। चर्बी की मोटी परत अभी आपको बता ही दिया है, ऊर्जा का भंडार होती है। धीमा मेटाबॉलिज्म, कुछ जंतुओं में मेटाबॉलिज्म होता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, जिससे ऊर्जा को बचाया जा सके। रक्त संचार में विशेष प्रकार का नियंत्रण होता है, त्वचा तक रक्त होता है बिल्कुल कम में पहुंचता है, जिससे क्योंकि त्वचा तक जितना ज्यादा रक्त पहुंचेगा उतनी गर्मी बाहर निकलेगी, तो गर्मी से क्या की जा सके, गर्मी की हानि कम करने के लिए, ताप को बचाने के लिए। समूह में रहते हैं, एक दूसरे की से गर्मी बनाए रखने के लिए, समूह में जब रहेंगे तो गर्मी बनी रहेगी, क्योंकि शरीर की गर्मी होती है वो बनी रहती है। शीत निद्रा, सर्दियों के अंतर्गत ऊर्जा को बचाने के लिए निष्क्रिय, लगभग निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। और आश्रय लेना, बर्फ से बनी हुई गुफाओं के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे इनमें क्या पाए जाते हैं, अनुकूलन देखने को मिलते हैं। उदाहरण सभी जानते हैं, पेंगुइन हो गया, ध्रुवीय भालू हो गए, सील मछली सील हो गई। तो देखो इसके प्रमुख उदाहरणों में एक तो आपको पोलर बियर तो याद रखना ही रखना है। ये देख लो, एकदम बिल्कुल सफेद रंग का भालू है, ध्रुवीय भालू जिसे कहते हैं पोलर बियर। मोटी फर, मतलब बालों की एक मोटी परत है और चर्बी की परत है, रंग होता है सफेद, जिससे कि वो अपने आप को बचा सके, शिकारियों की नजर में कम से कम आएगा। और तैरने की विशेष क्षमता पाई जाती है, ये पानी में भी तैर सकता है। पानी का मतलब जो वहां पर बर्फ का पानी होता है, झीलें वगैरह जो जमी होती हैं, उसके अंदर की तरफ तैरने की इसमें क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा हो गया पेंगुइन, और पेंगुइन तो आपने बहुत देखा होगा, कुछ समय पहले तो ये बहुत ज्यादा वायरल था। ये पेंगुइन आपने देखा होगा, चलता भी है और तैरता भी है। समूह में रहते हैं ज्यादातर, लेकिन उसे जो वायरल वीडियो था उसके अंतर्गत तो वो अकेला जा रहा था बेचारा, छोड़ के सबको। ज्यादातर समूह में रहते हैं, चर्बी की मोटी परत होती है और पंख होते हैं, तैरने के लिए उपयोग में आते हैं। इसके अलावा सील, ये देखो सील, चर्बी की एक मोटी परत है, इसके भी थुलथुला सा शरीर है। तो मोटी एक क्या होती है, चर्बी की परत होती है, और ठंडे पानी में आसानी से क्या कर सकती है, तैर सकती है। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाने वाले जंतुओं में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या अनुकूलन होते हैं, इनके बारे में विशेष रूप से देखा है। हमने अलग अलग क्षेत्रों के लिए देख लिया है, हमने मरुस्थल के लिए भी देखा, हमने जलीय जंतुओं के लिए भी देखा, हमने आपके वायवीय जंतुओं के लिए देखा, पर्वतीय जंतुओं के लिए देखा, ध्रुवीय जंतुओं के लिए देखा। तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग पर्यावरण में, अलग अलग परिस्थितियों में जो जंतु पाए जाते हैं, उनमें क्या अनुकूलन उत्पन्न हुए हैं, सारी चीजें हमने देख ली। आप सभी लोगों को
ये वीडियो है जरूर पसंद आया होगा, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ साथ में यदि यहां तक आप आए हैं, यहां तक आपने वीडियो को देखा है तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलत बात है। यहां तक जब आप पहुंच गए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। धन्यवाद।